ओके यस टेल मी, कैसे हो? बढ़िया। तो देखो, वैसे तो सब कुछ बढ़िया ही होता है। चैप्टर 5 के बाद जो चैप्टर 6 अपने स्टार्ट किया तो मज़ा तो आता ही होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, यस आदित्य, व्हाट इज योर डाउट? इमोशनल में टेल मी। सर मोशनल ईएमएफ में डाउट है कि हम जो एरिया हाँ बोलो वेक्टर बोलो। है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से ऑपोजिट भी ले सकते हैं ना, तो कॉस 180 हो जाएगा ना। cos 180 हो जाएगा तो फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बट हियर वी आर डीलिंग विथ ओनली, वैसे आपको याद हो तो एरिया वेक्टर के लिए हमने ऐसा भी कहा था। ओके, तो अगर आप जो भी प्लेन लेते हो, इफ आई वांट फ्लक्स मैक्सिमम, तो मुझे कहाँ पे और कैसा लेना चाहिए? अगर मुझे वो मैक्सिमम लेना है तो मुझे एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन में लेना पड़ता है। हम्म। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस सर। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लो मैं वहां पे ऐसा चाहता हूँ कि जो कुछ भी है मुझे फ्लक्स मैक्सिमम चाहिए, सपोज इफ आई वांट द फ्लक्स मैक्सिमम, तो मुझे वहां पे उस बात का सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि मुझे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में आए। अगर वो दोनों एक डायरेक्शन में आएंगे तो ही मेरा काम जो है वो अच्छी तरह से हो सकता है। ओके, सो दैट्स द बेसिक आइडिया। वैसे अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, cos 180 हो जाएगा। बट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम ही होता है। ओके, तो माइनस बी ए एंड प्लस बी ए। ओके, तो अल्टीमेटली आज जो एक पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, वैसे जो मैंने सॉफ्ट कॉपी नोट्स का भेजा, अगर वो आपने देखा होगा, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी वो पॉइंट जो मैंने बताया था ना कि रिश्ता वही सोच नहीं, वो पॉइंट ऑलरेडी उसके अंदर है। ये देखो, ये जो पॉइंट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे ना, इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर वाले, ये सभी पॉइंट कहीं ना कहीं पे हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर एक दूसरे से कैसे कंपेयर होता है, या तो एक ही फॉर्मूला से अलग 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 रिलेशंस कैसे आ सकते हैं, उन सब का पॉइंट जो है वो उसी के साथ कनेक्ट होता है। तो आई होप इट्स क्लियर। हेलो। ओके फाइन। देखिए, तो जो लास्ट टाइम आपने पढ़ा उसके अंदर अगर आपने होमवर्क को अच्छी तरह से, नोट्स आई थिंक सबको मिला होगा, बाकी मैं आज यहाँ पे हूँ। ओके, तो काफ़ी लोग आज आने भी वाले हैं। बाकी को जो सैटरडे शायद मैं धरणीधर पे भी जाने वाला हूँ, तो वहाँ से भी बाकी लोग जो है वो अपने नोट्स ले सकते हैं। अभी डिसाइडेड नहीं है, बट टेंटेटिव मैं शायद मॉर्निंग में वहाँ पे जाने वाला हूँ। ओके, बट आज तो अभी यहाँ पे ही हूँ, कल भी यहाँ पे रहने वाला हूँ सैटरडे ब्रांच पे। सो वैसे बहुत दूर नहीं है आपके घर से, अगर आप कोई भी एरिया में हो तो इट्स इन ए मिडल, तो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप आना चाहो, आप हार्ड कॉपी लेना चाहो तो ले सकते हैं चैप्टर 6 ऑनवर्ड से। तो देखो, चैप्टर 6 के अंदर जो उसके बाद का जो क्वेश्चन था, वहाँ पे ऐसा एक पॉइंट रखा कि हाउ दैट ईएमएफ चेंजेस। ओके, ईएमएफ को कौन कौन से तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो हमारा एक्चुअल में कल का जो क्वेश्चन था ना, वो ऐसा ही था, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। और वहाँ पे मैंने ऐसा कहा था, डी फाइव बाई डी टी यानी फाइव टू माइनस फाइव वन करो। अगर मैंने ऐसा कह दिया कि भाई बी टू बी वन ए वन, यानी मैंने मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों ही चेंज किए। या तो मैं कहता हूँ एरिया सेम है, नंबर ऑफ टर्न सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज कैसे आ सकता है, तो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर के चेंज आएगा तो फ्लक्स के अंदर चेंज आएगा। याद हो तो कि एक लूप ले लो, एक मैग्नेट ले लो, मैग्नेट को मोशन में रखो तो फ्लक्स चेंज, मैग्नेट स्टेशनरी रखो, लूप को मोशन में रखो तो भी चेंज। अगर दोनों को रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर दोनों को आप मोशन में दो तो भी वहाँ पे वो वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज जो है वो हो सकता है। अल्टीमेटली पर्पज़ ये है कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होना चाहिए, और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के तरीके में आपको एक ही पॉइंट सोचना है, और वो पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे आपको सिंपल सा उसका मैग्नेटिक फील्ड वेरी करना है। दूसरा तरीका, तो कि आप वहाँ पे उसका एरिया चेंज कर सकते हैं। ओके, जो अभी जस्ट हमारा डिस्कशन चल रहा था, एरिया कैसे चेंज करेंगे, दैट्स कॉल्ड एज ए एरिया वेक्टर, कैसे चेंज करेंगे। तो क्या देखो,
ये आपने एक ले लिया प्लेन, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसका एरिया वेक्टर दैट्स इन द सेम डायरेक्शन। अगर मान लो मैं ये एरिया वेक्टर ले रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग मेरा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में था। अब मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड है, तो एज पर दिस रूल मैं कहाँ ले रहा हूँ, उसको अंदर की साइड ले रहा हूँ। अगर आप कहोगे सर वो तो ऐसे भी तो ले सकते हैं, ओके, जो आपका पॉइंट था, तो ले सकते हैं, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो वहां पे जो फ्लक्स मिलेगा वो माइनस बी ए मिलेगा। इफ यू वांट द प्लस तो आपको सेम डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो यहाँ का जो पॉइंट है वो वही है, मैग्नेटिक फील्ड and area vector when the same direction, that gives a maximum flux in one direction plus ba. As you give a rotation like this, अगर करते 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 हमने 90 डिग्री कर दिया, एरिया वेक्टर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल बिटवीन देम 90, फ्लक्स 0। ऐसे रोटेट किया, मैग्नेटिक फील्ड लेंस इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल बिटवीन देम 180, वहाँ पे भी फ्लक्स मिलेगा, बट दैट फ्लक्स इज कंसिडर इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर आप इस लूप को ऐसे 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 रोटेशन देते जाओगे तो कंटिन्यूसली, वैसे इसको एरिया तो नहीं कहते हैं, इसको ओरिएंटेशन एंगल कह सकते हैं, ओके, जो तीसरा पॉइंट एक्चुअल में हमारा होने वाला है। तो यहाँ पे एरिया जो है उसको चेंज करने का नहीं था, ये ओरिएंटेशन चेंज करने वाला आइडिया हो गया, ताकि हम आपको वहाँ पे एंगल चेंज कर रहे थे। अगर मान लो हम चेंज इन एरिया कहना चाहते तो चेंज इन एरिया कैसे हो सकता है, तो कि वहाँ पे जो हमारा मोशनल ईएमएफ हमने पढ़ा था, एक्चुअली दैट इज फॉर द चेंज इन एरिया, ओके। तो पहला तरीका, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, कैसे, तो कि लूप स्टेशनरी मैग्नेट मोशन में, मैग्नेट स्टेशनरी लूप मोशन में। दूसरा जो मैंने बता दिया आपको, वो पूरा लूप चेंज करते हो, तो दैट इज अबाउट द ओरिएंटेशन, मतलब एंगल अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो कल हमने वो भी फॉर्मूला देखा था कि नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया सब कुछ सेम हो तो भी फ्लक्स चेंज हो सकता है, दैट इज है θ2 माइनस θ1 cos θ2 माइनस cos θ1, ऐसा कहा था, तो वो ओरिएंटेशन हो गया। बट इफ वी आर डीलिंग विद द एरिया, एरिया में चेंज कैसे करेंगे, तो जो कल का हमारा क्वेश्चन था मोशनल ईएमएफ, तो मोशनल ईएमएफ में हो ही क्या रहा था, एक लूप लिया, यू शेप का वायर लिया, उसके ऊपर एक स्लाइडर रखा। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे जस्ट फॉर द रेफरेंस यहाँ पे एक छोटा सा फिगर में ड्रॉ करूँ, यहाँ पे एक लूप ले लो, अगर मैं ये पूरा का पूरा एक एरिया बन गया, ये स्लाइडर ले लो, इस स्लाइडर को मैं इस साइड मूव करवाऊँ, when I just move in this direction then area decreases, if I just take it in this direction then area increases. So ultimately whenever there is a change in area, the number of lines passing through this area changes. As area changes, flux changes, when flux changes there will be EMF induced, EMF मिलेगा तो करंट मिलेगा, करंट मिलता है तो चार्ज मिल जाएगा। तो ये जो भी पॉइंट्स है तो उसका बेस पॉइंट एक ही बना, EMF इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। तो यही फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से देखा, सीधा सिंपल फ्लक्स चेंज करो तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड से, या तो एरिया से, या तो एंगल दैट वी कॉल एज ओरिएंटेशन से, ओके। तो अलग अलग तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। कल हमने एक पॉइंट देखा था जहाँ पे ऐसा मैंने कहा था कि अगर आप ऐसा देखो तो कि देयर इज अ मैकेनिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल पावर, दोनों सेम बन सकते हैं। जहाँ पे आप लॉरेंस फोर्स का यूज़ कर सकते हो, उसका फोर्स का फॉर्मूला हम कहते हैं F इज इक्वल्स टू बिल, ओके, BIL। और वहाँ पे करंट I इज इक्वल्स टू बन जाता है BVL बाई आर, सॉरी। तो मोशनल EMF यानी जब भी कोई रॉड कंडक्टर मोशन में आएगा, एरिया चेंज करेगा, चेंज इन पोजीशन होती है तो वो वेलोसिटी देता है। तो मोशनल EMF के कॉन्टेक्स्ट में हमें मिलता है वेलोसिटी BVL। आई होप इट्स क्लियर। इसके हिसाब से ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, अगर नोट्स में हो तो, मतलब पार्ट 2 के अंदर शायद हम देखेंगे, पर एक जस्ट क्वेश्चन याद आ रहा है कि अगर मान लो हम ऐसा कहते हैं फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर कि हम और आप जहाँ बैठे हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ही, अगर मान लो मैं कोई 50 माला बिल्डिंग पे खड़ा हूँ,
मैंने एक रॉड ले लिया, हॉरिजॉन्टल रॉड, और इस रॉड को मैंने 50 फ्लोर यानी उसकी टेरेस से मैंने हॉरिजॉन्टल ऐसे नीचे ड्रॉप किया। कंडक्टर है तो क्या, हाँ, जहाँ कहीं पे भी लेता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही होता है। मतलब जैसे मैंने हवा में उसको ड्रॉप किया तो हवा में यहाँ पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड है ही ना। मतलब देयर इज अ कंडक्टर गिव्स अ मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो मोशन में तो आ ही रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ है। वेलोसिटी है, हाँ है। एल एन लेंथ है तो क्या, हाँ है। तो इसके अंदर क्या जनरेट हो सकता है, तो क्या इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो सकता है। तो वो ईएमएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो कि सबसे पहला पॉइंट, कहाँ से ड्रॉप किया, हाइट। जब ड्रॉप किया तब वेलोसिटी क्या था, जीरो। जब पहुंचा तब वेलोसिटी क्या है, तो आपके पास तो वहाँ से हमें उस रॉड के अंदर कितना ईएमएफ जनरेट होगा वो भी हमें मिल सकता है। तो उस सेंस में ये पॉइंट काफ़ी मज़ेदार बना। वैसे यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे भी थोड़े थियोरेटिकल पॉइंट आएंगे जो थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स थियोरी पॉइंट आएंगे, तो वहाँ पे पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। बिना पढ़े वो आपको क्लैरिटी नहीं देगा। ओके, तो देखिए ये जो पॉइंट्स थे हमारा कल का जो डिस्कशन था, ओके, वहाँ पे हमने लेंजिस लॉ समझा। लेंजिस जो लॉ है वहाँ पे उसका वर्क जो था वो प्रैक्टिकल वर्क नहीं था, कि किसी किसी को ऐसा क्वेश्चन हुआ कि सर ये मैग्नेट तो लेकर ही नहीं गए थे, बिना मैग्नेट लेकर गए, यहाँ पे करंट कैसे आ गया, तो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है। पहले ऐसा समझा था कि लूप था, मैग्नेट को आप लेकर आए लेकर गए लेकर आए लेकर गए, ऐसा आपने किया, बहुत बार किया, तो चेंज इन फ्लक्स हुआ, चेंज इन फ्लक्स हुआ तो अब उसके अंदर करंट मिल रहा है। अब करंट मिले उसके लिए प्रोसेस भी तो करता रहना पड़ेगा। तो उस केस में उस टाइम के बाद जो फिनोमेना बनी उसको यहाँ पे सिर्फ पेपर वर्क किया गया कि चलो एक काम करते कि अब करंट तो मिल ही रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो रहा है, तो अब जब ये काम हो रहा है, जब वहाँ पे अपने को करंट दिख रहा है, तब जाकर करंट की डायरेक्शन अब तो कुछ होगी ही होगी। तो अगर वो करंट क्लॉकवाइज है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो वहाँ पे आपको कैसा मिल रहा है, तो उसके बाद ये फिगर है वो बनती है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि जब पहली बार मैं मैग्नेट लेकर गया और करंट मिलने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये प्रोसेस होने के बाद, करंट मिलने के बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, तब जाकर करंट तो मिल ही रहा था, तब लेंस ने थोड़ा सा पेपर वर्क किया और वहाँ से आइडिया लगाया कि अगर ये नॉर्थ पोल है, अगर ये साउथ पोल बनता, अगर यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज होता तो साउथ पोल बनता और वो तो उसको ऐसे ही अट्रैक्ट कर लेता, कोई वर्क ही नहीं करना पड़ता। तो ये तो बनता नहीं, मतलब विदाउट वर्क, ओके, कोई भी काम किए बिना कभी भी कोई एनर्जी मिलता नहीं है। अगर आप कोई भी काम किए बिना एनर्जी ले लेते हो तो इट्स अगेंस्ट नेचर, ओके, और अगेंस्ट नेचर है, वो जाना अच्छी बात नहीं होती है। ओके, ऐसा हम सीखते हैं, ऐसा हमें सिखाया जाता है। ओके, तो फिर भी हम तो इंसान इंसान ठहरे, ओके, तो हम चले जाते हैं नेचर के अगेंस्ट। वैसे इंसान इंसान का भी अपना नेचर होता है, हम उसके अगेंस्ट भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये फिजिक्स है, वो तो नेचर को फॉलो करता ही करता है, हम करें या ना करें। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई कि वहाँ पे जब मैग्नेट को पुश करेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे, तब जाकर वो जो वर्क है, दैट मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कल उस पॉइंट के अंदर बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, उस पॉइंट के अंदर हमने ये समझने का ट्राई किया कि यार मैकेनिकल पावर देखो या इलेक्ट्रिकल पावर देखो, दोनों का फॉर्मूला सेम टू सेम आता है। ओके, ऐसा कुछ पॉइंट वहाँ पे देखना था। चलो आफ्टर दैट यहाँ पे ये मोशनल ईएमएफ देखा। ओके, वैसे मैंने कहा था कि मोशनल ईएमएफ में फाई इक्वल टू बी एल एक्स है, वहाँ से ई इक्वल्स टू डी बी एल।
डायरेक्ट कैसे आता है अगर मान लो नहीं पता चलता है तो आपको 2 स्टेप लिख देने चाहिए, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ऐसा कर दो तो आपका काम आसान हो सकता है वो, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ओके, दैट्स रिकॉर्ड एज ए यो यो रूल। तो ये जो यो यो रूल है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर आपका क्लियर है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी आपका क्लियर हो सकता है, ठीक है। वैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो फोर्स देता है, और राइट हैंड रूल जो है वो इंड्यूस करंट आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, देता है मतलब उससे मिलता है, ओके। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स का आइडिया आ सकता है और राइट हैंड रूल से करंट का, इंड्यूस करंट का। अब ये जो 8 क्वेश्चन था वहाँ पे हमने समझा कि किस तरह से, वैसे ये एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन गोल 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 मिला कर दिए हुए हैं। ये पूरा क्वेश्चन जनरल एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, इसके कुछ पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट करिए या सेकंड पार्ट करिए, या तो पावर का वैल्यू निकालिए, या तो एनर्जी कंजर्वेशन करिए, ओके। तो यहाँ पे जो अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, उसको बाय पार्ट भी पूछा जा सकता है, बट आई इंसिस्ट कि आप लोग उसको एज ए टॉपिक ही लर्न करो तो दैट्स मच बेटर। डोंट कंसिडर कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन या वैसा क्वेश्चन, ओके। जनरली जितना आप टॉपिक को फोकस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। जब वो सिर्फ गुजरात बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड अलग अलग टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, तो गुजरात बोर्ड का टेक्स्ट बुक जो था अब तो खैर वो चला गया, ओके। इसलिए काफ़ी आपके मतलब आप लोग के बारे में भी ऐसा हो सकता है कि आप में से किसी के पास वो बुक हो, या तो कहीं से भी आप वो जुगाड़ करके वो बुक ले लो। क्यों? तो क्या अगर जैसे मैं ऐसा कहता हूँ कि गुजरात बोर्ड का टेक्स्ट बुक सच में बहुत ही अच्छा था, ओके, पर आज से 3-4 साल पहले जिसके पास एनसीईआरटी हुआ करता था सब लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट से, हाँ हाँ क्या बात है यार एनसीईआरटी पढ़ रहा है। और जब सबके पास एनसीईआरटी का बुक है तो हमारे जैसे लोग ऐसा कहते हैं कि यार अच्छा फिजिक्स करना हो तो एनसीईआरटी मत पढ़ो। क्यों? तो क्या एनसीईआरटी पढ़ने से, स्पेशल फिजिक्स में, वो पढ़ने से जो सही मायने में जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए वो नहीं होते हैं, वहाँ पे कुछ कुछ स्टेप्स है वो स्किप करके देते हैं, ओके। काफ़ी सारी क्लैरिटी, हाँ, अगर स्टूडेंट खुद उसको एक बार पढ़कर वो कहीं ना कहीं से रेफरेंस बुक से उसको कनेक्ट करने का ट्राई करे तो बात बरोबर है, ओके। एज वेल एज प्रेजेंटेशन वाइज जो है वो एनसीईआरटी में इतना प्रॉपर नहीं है स्पेशल फिजिक्स में, ओके। बट जो बोर्ड सिलेबस मतलब गुजरात बोर्ड हुआ करता था तो वहाँ पे टॉपिक पे फोकस करते थे स्टूडेंट्स, तो उसमें से काफ़ी कुछ पता चलता था, पर वहाँ पे ड्रॉबैक ये हुआ करता था कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ो तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने नोट्स डेवलप किया कि एटलीस्ट आपको क्वेश्चंस का पता चले, पर कुछ क्वेश्चंस में हम वो टॉपिक जैसा ही कवर करना चाहते हैं कि फुल टॉपिक समझो तो बाकी सब कुछ क्लियर हो सकता है। हियर वी जस्ट डिस्कस विद द मैग्नेटिक फोर्स क्यूवीबी, याद हो तो कल का ही पॉइंट था हमारा, और इसको हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था वेलोसिटी सिलेक्टर के तौर पे, ठीक है। उसके हिसाब से v इज इक्वल्स टू ई डी या तो ई एल कह सकते थे, और उसके हिसाब से रिलेशन मिलता था, ओके। सो v इज इक्वल्स टू ई बाई बी, याद हो तो। आफ्टर दैट करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, ऐसा हम कह सकते हैं, चलो। देन आफ्टर फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म, जब भी आपकी मूवेबल आर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया लेना पड़ता है, और वो ये कि F इज इक्वल टू बिल था, और वो जो बिल है वहाँ पे आप बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर करो, और इसी फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो। सो व्हेन द फोर्स मल्टीप्लाई विद द वेलोसिटी दैट बिकम्स पावर, और उस पावर को हम कहेंगे, उस पावर को हम कहते हैं जस्ट सिंपल मैकेनिकल पावर, ताकि हमने वहाँ पे मैकेनिकल वर्क किया। सेम वे यू कैन डू इट फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, यहाँ पे उसको ऐसा नाम दिया गया है P, और ऐसा कहा हुआ है, ओके। बट इफ यू लुक एट इट हियर, दिस पावर एंड दिस PJ दैट विल बी द सेम। सो कंक्लूजन यही आएगा कि जो मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल पावर है, वही इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट था अभी जो डिस्कस किया वो सब कुछ हम कल डिस्कस कर चुके थे एज वेल। ये देखिए चार्ज का फॉर्मूला भी हमने कल देखा था। ये 10th क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो मैंने अभी समझाया। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करो, पहला कैसे कैसे कर सकते हैं, लूप मोशन में आए मैग्नेट कांस्टेंट, मैग्नेट मोशन में आए लूप स्टेशनरी, दोनों को ही मोशन में ले लो, पर
रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एज वेल यहाँ पे ऐसा भी बताया कि मैग्नेट जो अगर आप लेते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है। तो अगर मुझे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैं 2 लूप ले लेता हूँ। वो भी मैंने आई थिंक डिस्कस किया था कल कि एक लूप ऐसा जिसके साथ बैटरी कनेक्टेड है, एक लूप ऐसा जिसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। तो जिसके साथ बैटरी कनेक्टेड है वहाँ पे मैं करंट ज़्यादा दे सकता हूँ, करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो उस वजह से जो करंट इंड्यूस होता है वो करंट भी ज़्यादा हो सकता है। आई होप इट्स क्लियर। चलो अब यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट्स थे वो मैं डिस्कस कर चुका, तो यहाँ पे आप ये होमवर्क में करेंगे तो पता चलेगा डेफिनेटली। इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, तो पूरा का पूरा रिपीटेड है क्या, तो कि मोशनल ईएमएफ वाला किस्सा। ओके, वैसे यहाँ पे देखो ये फिगर है वो मोशनल ईएमएफ की फिगर से थोड़ा उल्टा दिया हुआ है। देखो 2-3 चीज़ें अलग अलग सोच सकते हैं आप। वैसे यहाँ पे जो क्रॉसेस दिया गया है इट शोज अ मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड। ओके, तो देखिए ये अब मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में या तो मेरे कॉन्टेक्स्ट में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, आप भी ऐसी 2-3 पेन वगैरह लेकर इसको समझिएगा, ताकि मैं जैसे आशा कर रहा हूँ वैसे आप भी मेरे सामने ऐसा कर सकते हैं। पर आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको नहीं देख सकता हूँ, पर समझने के लिए ट्राई करिएगा तो ही पता चलेगा। वन थिंग इज फिक्स, राइट हैंड थंब रूल, FBI, father mother child. This F for the force, yeah, you can say it's a motion, that's velocity. This is B for magnetic field, M for magnetic field, I for induced current, ऐसा मैं कह सकता हूँ। See this one, this is magnetic field going inside, ये मेरे context में going inside है। अब मैं velocity इधर दे रहा हूँ, ये तीन एक दूसरे से परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो यू हैव ए चॉइस, either that will be in the upward direction or that will be in the डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये में से ही कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है करंट की। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन। सो दिस फिंगर दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो करंट है वो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। सो यू कैन लुक एट हियर, आप इधर देख सकते हो करंट ऐसे जाकर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। तो दिस इज द कंसिडर एज ए करंट डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन उसी लोगों को समझ में आएगी जो लोग मेरे साथ साथ ऐसे पेन के साथ खेलेंगे। ओके, वैसे ये सब कुछ खेल ही होता है, जितना अच्छी तरह से खेलोगे उतना आपको ज़्यादा पता चल सकता है। तो ये होता है ईएमएफ, बीवीएल, बाबा जी का लंगोट, ऐसा नहीं देखने का। ओके, बीवीएल। ओके, तो बीवीएल याद रख सकते हैं, बीएल भी याद रख सकते हैं, बलवान कह सकते हैं, जिसको जो अच्छा लगे। वैसे ऐसा बलवान बलवान कुछ याद रखने की मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुछ ऐसा कुछ बड़ा फॉर्मूला हो और ऐसा कुछ हम कोई पॉइंट बनाए कंफ्यूजिंग हो तो बात बरोबर है। इफ यू रिमेंबर दैट हमने बनाया था CID एंड आउ, क्यों, तो कि यार ये कंफ्यूजिंग है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी अंदर कभी बाहर, ये ऊपर ये कभी नीचे, ये एक्स ये कभी वाई, पता नहीं चलता है, तो उसमें बनाओ, मज़ेदार है। अब इसमें तो मोशनल ईएमएफ है, ईएमएफ होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस काम आपका आसान कर सकते करना है, बहुत सिंपल सी बात है। दिस इज अबाउट सिंपल फ्लक्स, यानी यहाँ पे सिंपल मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, सिंपल मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, एरिया इज गिवन, टाइम इज गिवन, तो ईएमएफ मिल सकता है। व्हेन यू वांट टू यूज बीवीएल, ये तो ऐसा कह सकते हैं, व्हेन वी कैन यूज बीवीएल, व्हेन द वेलोसिटी इज गिवन, लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, अगर ये तीन में से कोई वैल्यू दिया गया हो तो बीवीएल का यूज करो। और वैसे दिमाग है, आंखें है, पढ़ना आता है, पढ़े लिखे है, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाया है, आपने भी थोड़ा पढ़ा है, तो क्वेश्चन को रीड करने से पता चल सकता है कि क्या कुछ मोशन वोशन में है कि नहीं है। अगर वो कुछ मोशन वोशन में होगा तो मोशनल ईएमएफ बिना इमोशनल होए यूज कर देने का। और अगर वहाँ पे सिंपल सिंपल मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, टाइम दिया हो, एरिया दिया हो, तो वैल्यू देखकर अपने को पता चल जाता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। थोड़ी कॉमन सेंस है ना, वो यूज कर लिया करो तो आपका काम आसान होवे। देखो
ये ओरिएंटेशन वाला पॉइंट मैं आपको समझा चुका। इफ यू जस्ट टेक अ लुक एंड इफ यू जस्ट गिव अ रोटेशन, अब यहाँ से ये थोड़ी मुझे मज़ेदार बात लगती है, तो देखो पहले उसका मैं डिस्कशन कर देता हूँ। वैसे आप लोगों ने 6 चैप्टर तक पढ़ा है, मतलब मुझे ऐसा आइडिया आ रहा है कि आप लोग आगे भी पढ़ेंगे। मतलब 6 चैप्टर तक फिजिक्स पढ़ा है, तो आई होप आपने वो हिम्मत इकट्ठा कर ली है कि आप आगे भी पढ़ सकते हैं। एक सेकंड, हाँ देखिए, हाँ यस। तो भाई मैं कह रहा था कि जब हम 6 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं, या तो जैसे तैसे करके मैं आपको पहुंचा दिया है, तो आई थिंक अब आप लोग आगे भी पढ़ेंगे, ऐसी हिम्मत आप में आ चुकी होगी कि अब तो पूरा फिजिक्स पढ़ ही लेना है। तो जैसे 6 के बाद आप 7 चैप्टर में जाओगे, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, बहुत मज़ेदार है। और अपने को ये भी एक लाइफ का बहुत बड़ा लेसन देता है अपने को। 7 चैप्टर है ना, कि हमारी लाइफ भी कभी कभार ऐसी होती है, कभी मज़ा आया 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 आया, और एक बार मज़ा आने के बाद गया 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 गया, उसके बाद जो चीज़ अपने को बहुत अच्छी लग रही थी वो धीरे 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 बुरी लगने लगी। धीरे धीरे पता चलेगा कि ये बस जीवन की सब मोह माया है। ओके, तो यहाँ पे आप ये जो भी पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको चैप्टर 7 जो है, एक सेकंड, हाँ जो બકા ત્યાં બે મૂકેલું છે ને, તો ત્યાં શાંતિથી વાંચ. જો રે તને તું આવ્યો ને ત્યાં મેં ચેર મૂકેલી, જો આગળ જા શાંતિથી વાંચ. તું 11th કે 12th, હજુ એમાં પછી છે એની પર એક કાગળ મૂકેલું છે, એમાં લખ્યું છે કાંઈ? चलो, तो भाई मैं ये कह रहा था फिर से कि अभी जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो ऐसा टॉपिक है कि चैप्टर 7 के अंदर, जिसका स्टार्टिंग है ऑल्टरनेटिंग करंट, उस पूरे के पूरे पार्ट का जो हो, आप ऐसा कह सकते हैं कि उसका बेस जिसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, वहाँ पे इक्वेशंस बनेंगे। जनरली उसके इक्वेशंस कैसे बनते हैं वो मैं यहाँ पे अभी इस मोमेंट पे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपका चैप्टर 7 काफ़ी अच्छा जाए, ओके, जिस किसी के भाई बहन फ्रेंड वगैरह कोई 12th पढ़ चुका है तो उसको पूछिएगा। जनरली उसको 2 चैप्टर है ना, वैसे तो काफ़ी सारा पूरा फिजिक्स ही डिफिकल्ट लगता है, पर ये 2 चैप्टर है ना उसको कुछ पेट में दर्द करता है। वो एक ये ऑल्टरनेटिंग करंट 7, और दूसरा एक होता है वेव ऑप्टिक्स। उसका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, रीज़न बहुत ही सिंपल सा होता है कि उसके अंदर हम काफ़ी सारे बेस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट है यानी वेव चेंजेस, तो उसका हम नेचर देखते हैं, किस तरह से वो वेव बनता है वो देखते हैं, उसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, काफ़ी सारा हम वहाँ पे लॉजिक यूज। दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे मैक्सिमम प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, बट अफसोस हम प्रैक्टिकल वर्क कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, ताकि हम ऐसी एजुकेशन के अंदर है जहाँ पे मैं चाहूँ तो भी कुछ कुछ हद तक प्रैक्टिकल नहीं करवा सकता हूँ, ताकि वो प्रैक्टिकल के चक्कर में सिलेबस रह जाता है एंड एवरीबडी इज जस्ट वरीड अबाउट सिलेबस सिलेबस सिलेबस। ओके, वैसे पता नहीं होता है मुझे कि ख़त्म करके कहाँ जाना होता है, वैसे कोई कहाँ पहुँचता भी नहीं है, बट फिर भी मुझे दूसरों के साथ भी तो रहना पड़ता है। बट हम उसमें से एक मिडल वे पसंद कर ले कि जो भी पढ़ते हैं उसके पीछे का रीज़न देख ले, उसका पर्पस देख ले, उसका कॉन्सेप्ट देख ले, तो अपना काम बहुत ही आसान हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये जैसे लिखो ना कुछ कुछ बातें दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए कि y ए साइन ओमेगा, वो क्या था वो तो आपको याद होना चाहिए ना, मैंने तो ऐसे लिख दिया ओमेगा टी प्लस फाई, आहा फाई। ओके, ये कौन सा वाला फाई? डोंट से मैग्नेटिक फ्लक्स भाई, डोंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो जिस किसी ने 11th पढ़ा होगा उसने वहाँ बैठे बैठे बोल दिया होगा कि वाई क्या, ए क्या, साइन क्या, ओमेगा टी क्या और फाई क्या, बिकॉज दैट यू स्टडीड इन द ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस आपने पढ़ा हुआ है तो ये बातें आपके दिमाग में क्लियर है। ऐसा ही कुछ कुछ अब यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ वेरी वेल, कि हमने ये सब कुछ सालों पहले पढ़ा हुआ है और हमें इतनी पुरानी बातें याद नहीं होती है, स्पेशली फिजिक्स को लेकर। सो डोंट वरी,
हम जनरली जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका जो भी बेस होता है वो हम डिस्कस करते ही है। तो अब यहाँ पे ये जो मुझे पॉइंट डिस्कस करना है वो कुछ इस तरह से है कि फ्लक्स फाई, ऑफ कोर्स नाउ इट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस फाई एंड दिस फाई इज डिफरेंट। इस फाई को आप कहते थे फेज, याद हो तो, नहीं याद हो तो अच्छा है और नहीं याद हो तो बहुत अच्छा है। काफ़ी लोगों को ये भी कंफ्यूज करते हैं कि हाय हाय ये ऐसा कैसे। कोई बात नहीं, बैठे बैठे सोचते रहने का। तो फाई इक्वल्स मैं कहता हूँ बी डॉट ए। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ बी ए कॉस थीटा, तो क्या हाँ यार कह सकते हैं ऐसा। अभी हमने कहा वो रोटेशन दो, रोटेशन, तो रोटेशन दिया तो रोटेशन सर्कुलर मोशन में आया। सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ओमेगा टी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा बी ए फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। ताकि एक बेचारा लूप क्या करेगा गोल घूम घूम कर, वो क्या फ्लक्स देगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही काम का पॉइंट मैं बता रहा हूँ। इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा। अब मुझे यहाँ पे चाहिए ईएमएफ। तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। अब देखो मैंने एन नंबर ऑफ टर्म्स यहीं पे ले लिए, तो यहाँ पे एन ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ बाद में वापस एन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, क्या भाई क्या हुआ, क्यों सब। तो देखो यहाँ पे इस छोटे से पॉइंट को थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, अगर बीच बीच में आवाज़ आपकी, मतलब मेरी आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही थी तो। मैं ऐसा कह रहा था कि ये जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो आपको चैप्टर 7 की हेल्प करेगा। चैप्टर 7 को समझने के लिए या तो चैप्टर 10 को समझने के लिए उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम समझें। यहाँ पे जैसे मैंने ये कहा कि ये एक ऑसिलेशन का इक्वेशन है, ऑसिलेट होना। अब ऑसिलेशंस कहो तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक वेव देना। तो मोर और लेस ऑसिलेशंस और वेव्स के कुछ रिलेशंस है। यहाँ पे जैसे ये चैप्टर है उसके बाद आएगा अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेट होना। तो अल्टरनेट का भी कोई रिलेशन बना वेव्स जैसा या ऑसिलेशन जैसा। अल्टरनेट अप डाउन बैक एंड फोर्थ, यानी उसका भी कोई सिमिलरिटी मिला। तो यहाँ पे हम सिमिलरिटीज फाइंड कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए होता है, बी ए कॉस थीटा होता है, दैट गिव्स अ ओरिएंटेशन यानी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, जहाँ पे हमें ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी जो है वो मिल सकता है। अब थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी मैंने लिखा, तो मुझे एक बहुत ही काम का मज़ेदार फॉर्मेट मिला। ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का या तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यही फॉर्मूला हो सकता है, उसके हिसाब से यही सिर्फ फ्लक्स बनेगा। उसी फ्लक्स का ईएमएफ निकालेंगे यानी उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, विच इज़ अ न्यू फॉर यू, मे बी फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, मे बी इट्स कम्प्लीटली न्यू, शायद मैथ्स वालों को आ सकता है। पर मैं यहाँ पे फिजिक्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी मैं सेटिस्फाई करूँगा यहाँ पे। तो माइनस डी बाई डी टी बी ए एन कॉस ओमेगा टी। वैसे जिन लोगों ने 11th थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना उसको ये समझ में आ जाएगा, ताकि यहाँ पे जैसे y पढ़ा था, y से वेलोसिटी निकाला था यानी इसका डिफरेंशिएशन किया था, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाला फिर से उसका डिफरेंशिएशन किया था, मतलब ये पॉइंट हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो बी ए एन है वो बी ए एन एज इट रहेगा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन में टी का कॉफिशिएंट एक बार आगे आएगा, कॉस का हो जाता है, ये माइनस था यहाँ पे आ जाता है माइनस साइन ओमेगा टी। ओके, माइनस माइनस हो गया प्लस, और इसको मैं लिखता हूँ एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। तो मैं इस ईएमएफ को कहता हूँ नवाब साइन ओमेगा टी, एन ओमेगा ए बी, दैट्स नवाब। ओके, तो अगर मान लो ये मैंने ऐसा कहा कि व्हेन देयर इज एंगल 90, कभी यहाँ पे साइन है और ये साइन थीटा की वैल्यू बन गई और साइन 90 ले लिया, साइन 90 ले लिया, तो मैं इसको कह सकता हूँ ई एम साइन ओमेगा टी
वेर EM का मतलब हुआ मैक्सिमम, मैक्सिमम, और वो होता है नवाब। ओके, वो हो जाता है नवाब। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहाँ पे आप उसको एक सिंपल तरीके से समझने का ट्राई करो, ओके, तो ये समझ में आता है। अब ये जो EMF है उससे मुझे अगर करंट चाहिए तो I इज इक्वल टू V बाय आर करेंगे, तो क्या? हाँ, तो देखो यहाँ पे एक बहुत टेक्निकल और काम का पॉइंट समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से दिमाग में और कानों में घुसा देना। नेक्स्ट चैप्टर में ये पॉइंट काम में आएगा। यहाँ पे EMF नवाब या तो EM साइन ओमेगा टी कहा, बट व्हेन वी आर डीलिंग विथ ऑल्टरनेटिंग करंट तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि EMF इज इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी, और वी कैन से E इक्वल टू EM कॉस ओमेगा टी। अब इसको समझने का ट्राई करिएगा। ये तो डॉट था तो इधर कॉस ही आता, इधर कॉस ही आता तो इधर कॉस ओमेगा टी ही होता, इधर कॉस ओमेगा टी था, डिफरेंशिएशन करते तो इधर साइन ही आता। मतलब यहाँ तक का जो पाथ है वो फिक्स्ड पाथ है। यहाँ EMF साइन ओमेगा टी तक ही आएगा। पर इसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि ये EMF मुझे अल्टरनेटिंग करंट या तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे सकता है, तो उसके इक्वेशन में मैं साइन या कॉस दोनों ही यूज कर सकता हूँ। तो ये कॉस से साइन आया वो एक अलग बात हो गई, उसको साइड में रख दो, समझ लिया। फ्लक्स मिला, फ्लक्स से EMF मिला, खत्म हो गया। EMF का इक्वेशन EM साइन ओमेगा टी कहा, ओके, बात वहाँ पे खत्म। अब नई बात वो कह रहे हैं कि जब अल्टरनेटिंग करंट की हम बात करेंगे या तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करेंगे और उसको अगर मुझे इक्वेशन के फॉर्मेट में दिखाना हो तो अल्टरनेटिंग करंट का या तो वोल्टेज का इक्वेशन है उसमें आप साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। क्यों? तो कि अगर मान लो मैंने ग्राफ ऐसा लिया या तो ग्राफ मैंने ऐसा लिया, दोनों का अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा इग्नोर कर दूं तो दोनों का वे ऑफ नेचर है वो कैसा रहता है? सेम रहता है। मतलब क्या? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में हम साइन या तो कॉस दोनों ही फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉस फंक्शन लिखा तो इसकी उल्टी डायरेक्शन में जाने का नहीं। उल्टा मतलब क्या? तो कि EMF कहाँ से आया? फ्लक्स से। फ्लक्स कहाँ से आया? तो वो डायरेक्शन में नहीं जाना है। आई रिपीट, ये साइन क्यों आया? तो कि भाई यहाँ पे कॉस था इसलिए आया। यहाँ कॉस क्यों आया होगा? तो कि यहाँ पे वो नहीं सोचना है। यहाँ पे ये साइन आया फ्लक्स की वजह से, यहाँ पे वो बात ख़त्म हो गई। वो बात ख़त्म होने के बाद यहाँ पे एक नई बात उसने बताई कि EMF को साइन ओमेगा टी या तो आप उसको कॉस ओमेगा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्यों? बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट इट इज दैट करंट हैविंग अ नेचर ऑफ अल्टरनेट, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू चेंज होता रहता है। जहाँ पे साइन और कॉस दोनों का नेचर कैसा है? तो कि दोनों का नेचर 0 1 0 1 0 1 या तो 0 1 -1 0 1 0 1 ऐसा होता रहता है। तो वहाँ पे साइन और कॉस दोनों ही चीज़ें जो है वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दो बातें जो है वो हमारे लिए ज़्यादा काम की बनी, तो उसको लेकर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने की बात करेंगे। तो देखो, अगर मुझे फ्लक्स के लिए ग्राफ प्लॉट करना हो, फ्लक्स वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ मैं कह सकता हूँ, तो फ्लक्स में ग्राफ कॉस को लेकर चेंज होता है। EMF के लिए ग्राफ की मैं बात करूँ तो EMF में ग्राफ साइन को लेकर चेंज होता है। ठीक है, तो इस बात को हमें यहाँ पे समझना है कि ये कैसे काम करता है। उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माइनस लिया तो डिफरेंशिएशन, ओके, वैसे जनरली मैं यहाँ पे ये जो याद रखना है उसको मैं अपने लिए अपनी सीक्वेंस के हिसाब से बताता हूँ, ताकि अब आप लोगों ने 11th में ही काफ़ी कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लिया है।
तो देखो याद आप ऐसा रखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा होता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा कॉस इंटीग्रेशन फंक्शन होता है। तो यहाँ ऐसा समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, यानी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो डी थीटा इधर जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या देता है, साइन थीटा। तो इस वैल्यू के बाद तुरंत आपको इसको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ओके, तो ये सीक्वेंस है, मेरे हिसाब से आपको ये याद रखनी चाहिए। अगेन आई इंसिस्ट, यू जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, या तो आप उसको बाद में आप वीडियो के थ्रू आप ये पूरा टॉपिक है उसको समझिएगा। अब मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ। तो जब हम ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ के लिए हमें उसका नेचर पता होना चाहिए। तो देखो, अगर मैं सबसे पहली बात लेता हूँ फ्लक्स के लिए, तो फ्लक्स बन जाता है बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ अगर अलग अलग लेना चाहूँ कि ओमेगा टी का अलग अलग वैल्यू होगा, तो ओमेगा टी जो है उसको मैं 0 डिग्री ले लूँ, तो फाई का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि व्हेन आई टेक दैट ओमेगा टी 0, तो फाई यहाँ पे बन जाता है कॉस 0, कॉस 0 दैट इज़ 1, तो फाई का वैल्यू बन जाता है बी ए। ओके, ये ओमेगा टी की अलग अलग वैल्यू है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि ओमेगा टी जो है उसको 0 की बजाय अगर हम ले ले 0 के बाद 90 ले लेते हैं डायरेक्ट, 90 डिग्री या तो पाई बाई 2, आई थिंक इट्स बेटर। तो जब हम 90 लेते हैं तो यहाँ पे फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 क्या हो जाता है 0। अगर 90 के बाद 180, या तो हम कहते हैं पाई कॉस पाई -1, तो यहाँ पे ये बनेगा माइनस बी ए, और 3 पाई/2 पे ये बन जाएगा 0, और 2 पाई पे ये फिर से बन जाएगा बी ए। अब आप बा भी कह सकते हैं, एन बी ए भी कह सकते हैं। ओके, अगर आपको एन नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से लगा देने हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हो, बाद में आप कहना चाहो तो भी चलेगा। ओके, पर एक बार नंबर ऑफ टर्न्स आने चाहिए। ओके, एन स्क्वायर कभी नहीं बनने वाला है अभी यहाँ पे एटलीस्ट, चलेगा, ठीक है। तो इफ़ यू नोटिस दैट कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना दूँ, तो ग्राफ में मैं यहाँ पे 2 वैल्यू ले लूँ, लाइक फाई वर्सेस ओमेगा टी। वैसे ओमेगा टी कहता हूँ तो ये सीधी सीधी वैल्यू मैं ले लूँगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, हाँ, कि ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 में तो कोई प्रॉब्लम, बट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई/2 है। पर अगर मैं ग्राफ यहाँ पे टी के लिए बनाऊँ तो ये ओमेगा कहाँ जाएगा पता है, नीचे, यानी पाई/2 ओमेगा, पाई/ओमेगा, 3 पाई/2 ओमेगा, 2 पाई/ओमेगा, जब ग्राफ मैंने टी के लिए बनाया हो तो। आई होप इट्स क्लियर इन योर माइंड कि अगर ओमेगा टी के लिए लेता हूँ तो ओमेगा टी 0, पाई/2 पाई, 3 पाई/2 2 पाई। बट इफ आई एम गोइंग टू मेक ए ग्राफ फाई वर्सेस टी ओनली, तो ओमेगा नहीं चाहिए, तो ओमेगा कहाँ कहाँ जाएगा, हर एक के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। पाई/2 ओमेगा, पाई/ओमेगा, 3 पाई/2 ओमेगा, 2 पाई/ओमेगा, क्लियर। तो देखो यहाँ पे आप स्टार्ट करो कि जब ये 0 लिया तो फ्लक्स मैक्सिमम मिला, और वो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में मिला। उसके बाद में पाई/2 पे पहुँचा तो ये यहाँ पे 0 हो गया। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो ये -NBA मिला, और वो यहाँ पे मिला, उसके बाद वो यहाँ पे गया। सो इफ़ यू जस्ट नोटिस लाइक दिस कि ये वैल्यू यहाँ से डिक्रीज होते 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 ऐसे गया, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ, जिसको कहते हैं कॉस ग्राफ, कोसाइन ग्राफ कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ग्राफ फाई
यानी मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस ओमेगा टी का बना। अगर मैं यहाँ पे टी कहता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ π/2। अगर मैं यहाँ पे टी कहता तो मैं लिख देता π/2 ओमेगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ पाई, ताकि ओमेगा टी लिया है। अगर टी लेता तो मैं कहता π/ओमेगा। यहाँ पे 3π/2 ओमेगा कह देता अगर मैं टी लेता तो। क्लियर? उसी के जैसा अगर मैं यहाँ पे अब वैल्यू लेना चाहता हूँ ईएमएफ का, तो ईएमएफ के लिए माइनस नवाब, ओके, और कॉस का भी डिफ्रेंशिएशन किया था तो वो देता था माइनस साइन ओमेगा टी। अल्टीमेटली दोनों माइनस माइनस ने कर दिया प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से यानी यहाँ पे साइन का ग्राफ बनेगा। तो ओमेगा टी में 0 लो, π/2 लो, पाई लो, 3π/2 एंड 2π। तो उस केस में ओमेगा क्या क्या देता है, तो कि 0 साइन 0 तो ईएमएफ भी 0, साइन π/2 दैट इज़ अ नवाब यानी मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम ईएम, यहाँ पे फिर से 0, ये माइनस नवाब और ये फिर से 0। तो यहाँ पे इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो ग्राफ है वो साइन का ग्राफ बनेगा। ईएमएफ वर्सेस ओमेगा टी, 0 तो ये भी 0, ओके। तो वो समझाता है कि ये भी 0, उसके बाद बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा। नोटिस दैट 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड अगेन 0। जहाँ पे ये मैक्सिमम पाथ मिला उसको कहते हैं एन ओमेगा बी, ओके। और यहाँ पे आएगा माइनस एन ओमेगा ए बी, ओके। वैसे ये सब रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, तो जस्ट डोंट गो विद द हैंड राइटिंग, ओके। यहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर द रेफरेंस ही मैं लिख रहा हूँ। बाकी ये पूरा का पूरा जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। सो यू कैन सी हियर, ओके। ये देखिए आपका ये जो क्वेश्चन था ओरिएंटेशन वाला, तो बी ए, इससे एन बी ए ओमेगा कहा है, आप उसको नवाब भी कह सकते हैं। ओमेगा का वैल्यू 2πf आपको पता है, तो देखो नवाब या तो 2πf NBA ऐसा भी कह सकते हैं। तो लिखने का तरीका, ओके, सो वे ऑफ राइटिंग जिसको मैं कहता हूँ, तो E0 साइन 2πft ऐसा भी आप कह सकते हो। और ये सिचुएशन हमें लीड करेगा एक और अंडरस्टैंडिंग की ओर, कि अलग अलग लूप, मतलब लूप तो एक ही है पर उसकी अलग अलग ओरिएंटेशन, 0 बना, 90 लिया, 180 लिया। तो आप देख सकते हो जब ये लिया हुआ था तो PQRS 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 वही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इस डायरेक्शन में है, आपने ऐसा ले लिया, तो इस केस में मैक्सिमम फ्लक्स होगा। तो हमने जनरली ऐसा मान लिया, आई रिपीट, जब ये रोटेशन हम देते हैं ना, तो हमने ऐसा मान लिया हुआ है कि उस मोमेंट पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ताकि वो 0 होगा, कॉस 0 तो 1 होता है, ओके। अगर कभी आपने किसी का ECG ग्राफ देखा हो ना, तो ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ओके, हार्ट बीट की हम बात करते हैं, तो जब भी हम देखते हैं तो ऐसे टिक 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 ऐसा दिखता है। तो ऐसा जी कनेक्ट किया वो मशीन, तभी उसका दिल धड़कना चालू हो गया, वो तो कब से धड़क रहा था, ओके। उसी तरह से यहाँ पे हमने ऐसा मान लिया कि पहला वैल्यू मैंने cos 0 लिया, ओके, ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिले, हमें एक ओरिजिन से आइडिया मिले कि वो ओरिजिन से कैसा ग्राफ का नेचर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स का ग्राफ नहीं दिया था, पर वो मैंने आपको अलग से अभी ड्रॉ करके बताया। ये जो ग्राफ दिया गया है वो EMF वर्सेस यहाँ पे π/2 पाई लिया हुआ है, इसलिए आप देख सकते हो EMF वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ है। और यहाँ पे समझाया ओमेगा टी 0 तो साइन ओमेगा टी 0 तो EMF 0, ओके। मैंने इसके साथ साथ एक और वैल्यू भी जोड़ दिया कि आपका फ्लक्स वहाँ पे क्या क्या हो सकता है और उसका ग्राफ क्या बन सकता है। तो ये उसको लेकर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही मज़ेदार है। इट इज़ अबाउट द एडी करंट्स, ओके। अब ये एडी करंट्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एडी करंट्स इट्स इन अ सिंगल वे, आप ऐसा कह सकते हैं इन अ सिंगल लाइन, कि एक ऐसा करंट जिसकी ज़रूरत नहीं है, अनवांटेड करंट,
ओके, जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसी फिनोमिना हो रही है जहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे एक करंट है वो सामने बाहर आता है। ओके, सो इन जनरल टर्म एक ऐसा करंट कि इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर हम कोई वेरिएशन लाते हैं तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ओके, वहाँ पे कोई एक करंट डेवलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं एडी करंट्स। तो व्हाट आर द एडी करंट्स? गिव सम एक्सपेरिमेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एग्जिस्टेंस, क्यों होता है वो। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस? ज़्यादातर किस्सों में वो अनवांटेड है, मतलब प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, पर कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे हम एडी करंट्स के यूजेस, मतलब उसका यूज़ भी कर लेते हैं, तो उसके भी क्या तरीके हैं वो यहाँ पे बताया है। हाउ आर एडी करंट्स मिनिमाइज, ताकि वो अनवांटेड है तो वो ज़रूरी नहीं है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए उसको मिनिमाइज करना है। एंड डिस्क्राइब सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। अब एक बार बोला कि मिनिमाइज क्यों करो, दूसरे पॉइंट में बोला डिस्क्राइब सम एप्लीकेशंस, मतलब ये कि वैसे तो वो अनवांटेड टाइप का है, वैसे तो वो परेशान करने वाला है, इसलिए हम उसको मिनिमाइज करने वाले हैं, पर अगर हम उसको सही तरीके से देखें तो वो कहीं ना कहीं पे यूज़ में भी आ सकता है, इसलिए उसकी एप्लीकेशंस दी गई है। तो पूरा का पूरा पॉइंट जो है वो पढ़ने वाला है, लर्न करने वाला है। ओके, इसमें अब कोई डेरिवेशंस वगैरह नहीं है, कोई ग्राफ वगैरह नहीं है, पर बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ये क्या कहता है तो कि एक बहुत ही सिंपल सी बात जो है वो यहाँ पे समझाई जा रही है, पहले वो मैं बता दूँ, उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ लेंगे, देख लेंगे क्या क्या है। देखिए यहाँ पे ऐसा बताया जिसको हम कहते हैं एडी करंट्स। तो एडी करंट्स, उसको जनरल टर्म में ऐसा समझिए कि ये करंट्स ऐसा है कि जो अनवांटेड है, ज़रूरी उसकी नहीं है। ये कब एग्जिस्ट होता है, क्या करते हैं तो यह सामने आता है। तो उसमें ऐसा बताया कि यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, अगर मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला सही रहेगा कि मान लो मैंने एक प्लेट ले लिया, रेक्टेंगुलर प्लेट, उसको मैंने यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट के साथ सस्पेंडेड किया हुआ था, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस फिगर को आप ऐसा नहीं देखिएगा कि ये एक लूप है, उसको आप ऐसा देखने का ट्राई करिएगा, और यहाँ से सस्पेंडेड है। ओके, तो ये जो सस्पेंडेड है तो वो ऐसे ऐसे काम करेगा, मतलब क्या, तो कि ये फील्ड लाइंस है, तो फील्ड लाइंस में से पास हुआ नहीं हुआ, पास हुआ नहीं, मतलब जब भी ये इसके नीचे से पास हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस करके आगे बढ़ा, क्रॉस करके इधर आया, क्रॉस करके आगे बढ़ा, क्रॉस करके, ऐसा इमेजिन करने का ट्राई करिएगा, अगर कर सकते हो तो ज़्यादा सही तरीके से पता चल सकता है। वैसे हम चाहे तो इसको थोड़े अलग वे में भी शायद ड्रॉ कर सकते हैं, तो करके देखते हैं, लाइक दिस। और इसको मैं यहाँ पे ऐसा समझने का ट्राई करूँ कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर स्लैब। अब होता क्या है, एक प्लेट है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा, कट कर रहा है। तो यहाँ पे ये कंडक्टर है, देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट प्लेट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा, तो करंट इंड्यूस होता है, पर उसके साथ साथ यहाँ पे ये देखा जाता है कि जब भी ऐसा कोई कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसा कोई मोशन दे, तो वहाँ पे उसके अंदर एक अनवांटेड करंट डेवलप होता है। कैसे और क्यों, ध्यान से सुनिएगा कि एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, जो प्लेट लिया उसके अंदर छोटे छोटे वो करंट लूप थे अलग अलग डायरेक्शंस वाले, ओके, जिसको हमने मैग्नेटाइज करने में हेल्प किया था चैप्टर 5 के अंदर। तो यहाँ पे जो छोटे 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 करंट लूप है ना, वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से थोड़े से वो एक्टिव मोड में आ जाते हैं, ऐसा समझिए, और वहाँ पे वो एक अपना करंट लूप जो है वो फॉर्म करने लगते हैं, मतलब आजू बाजू वाले हर कोई छोटे 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 करंट लूप है, वो एक दूसरे को एक ही डायरेक्शन में करंट को ज्वाइन करने का काम करेंगे, ऐसा समझिए। तो होगा क्या कि मैं कोई एक पॉइंट से बात स्टार्ट करूँ, तो वहाँ से लेकर दूसरे पॉइंट तक
यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा का पूरा एक क्लोज्ड पाथ बन जाएगा, और वो क्लोज्ड पाथ जो है वहाँ पे हम ऐसा कहेंगे कि वहाँ पे एक करंट फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो करेगा तो वो एक और मैग्नेटिक फील्ड देगा। ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था, एक और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उस करंट की वजह से, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो उस वजह से क्या होगा, तो कि उस वजह से ऐसा होगा कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लेंस एक दूसरे को क्रॉस करेगी या तो रोकेगी। इस वजह से ये जो मोशन होना चाहिए ना, वो मोशन धीरे 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 बंद हो जाता है। अगर कोई ऐसा मशीन है जिसके अंदर मशीन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसा कोई रोटेशन होता रहता है, बट ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड करंट धीरे 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 ये क्या होने लगता है, फिर से बंद होने लगता है। तो यार ये जो इंड्यूस्ड करंट है, तो एक्चुअल में फिर से क्या हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड था ऑलरेडी, कंडक्टर को मोशन में लेकर आए, कंडक्टर को मोशन में लेकर आए, इसलिए वहाँ पे एक करंट मिला। वो करंट ऐसा था जिस वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड बना। दो मैग्नेटिक फील्ड आए, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने का ट्राई करेंगे, और जिस वजह से ये जो मोशन है वो मोशन स्लो डाउन हो जाता है। तो ये मोशन स्लो डाउन हमें नहीं करना है, इसलिए हम एडी करंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं चाहते हैं। तो उसलिए क्या करना पड़ता है, तो कि यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ फटाफट एक लूप खत्म कर देता है। तो हम क्या करें, बीच में से ऐसे कट कर दे, दैट्स कॉल्ड एज स्लॉट्स बना दे। स्लॉट्स बना दे मतलब ये जो था ना, उसको मैं ऐसे कट कर दूँ और ऐसे कट कर, वैसे मैं वो अभी वो फिगर दिखा दूंगा और नोट्स के अंदर, तो सो रिलैक्स, ये तो सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि ऐसे मैंने स्लॉट्स बना दिए। मतलब ऐसा समझिए कि जो एक ऐसा रेक्टेंगुलर प्लेट था, उसमें से एक प्लेट, इसमें से मैंने बीच में से छोटे 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 ऐसे टुकड़े जो है वो निकाल लिए। अब जैसे वो टुकड़े मैंने निकाल लिए, यहाँ पे ये जो मैं रेड कलर का जो पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ ना, उसी पाथ पे करंट फ्लो करेगा। मतलब ऐसा समझिए कि जो पहले रेक्टेंगुलर स्लैब वाला हुआ करता था, उसकी वजह ये जो रेड कलर का ये जो पोर्शन है ना, वहीं पे अब मेटल है, वहीं पे अब कंडक्टर है। तो अगर करंट, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा पता है, अब इलेक्ट्रॉन पहले वो ब्लैक लाइन को फॉलो कर रहा था, रेक्टेंगुलर स्लैब था तो फटाफट सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब ये स्लॉट्स बनाने से, बीच बीच में से काटने से, अब इलेक्ट्रॉन ये रेड लाइन को फॉलो करेगा। अब ये रेड लाइन को फॉलो करने में उसको टाइम कैसा जाएगा, ज़्यादा जाएगा। टाइम ज़्यादा जाएगा, इफेक्ट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एडी करंट बन रहा था, उस एडी करंट का इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। देखिएगा यहाँ पे वो समझाया हुआ है। वैसे उसकी एप्लीकेशन से सब कुछ याद रखने का है। इस क्वेश्चन को मिनिमम 2 से 3 बार लिखना पड़ेगा। Whenever the magnetic flux linked with the small metal sheet or a block changes an EMF induced in it, मतलब magnetic field को change किया, वहाँ पे EMF induced हुआ। The induced current flow in the closed path in the plane perpendicular to the line of force throughout the body of the metal, मतलब वहाँ पे current भी induced होता है। These currents look like a eddies or a whirlpool in the water, मतलब वो जो करंट है, अगर कोई क्लोज ऐसा रेक्टेंगुलर स्लैब या ऐसा कुछ आपने ले लिया, ब्लॉक या ऐसा कुछ, तो वहाँ पे करंट ऐसे गोल 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 करंट लूप के फॉर्म में देखने को मिलेगा, जैसे वर्लपुल बोला है। तो उसको वर्लपुल या तो एडीज ऐसा कहा जा सकता है, और उसी से इसको एडी करंट कहते हैं। वैसे इसके बारे में सबसे पहले फुको साइंटिस्ट का नाम है, ओके, वहाँ पे एल और टी साइलेंट है, तो फुको ने बताया था, इसलिए इसको एडी करंट्स आर ऑल्सो नोन एज फुको करंट्स। Eddy currents are the currents induced in the solid metallic masses when the magnetic flux threading through them changes। मतलब उसको समझिए कि कोई ब्लॉक था, मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज कर रहे थे, उस वजह से वहाँ पे एक करंट का डायरेक्शन फॉर्म हुआ। And eddy currents are also oppose the change in the magnetic flux, मतलब somehow it's like a induced current,
और ये इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे जो भी जनरेट हुआ वो ऐसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक या स्लैब वहाँ पे जनरेट होता है। तो यहाँ पे इस एडी करंट का हम यूज़ मतलब एज ए जैसे वो ईएम इंड्यूस्ड करंट का यूज़ करते थे वैसे इसका करंट यूज़ नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे ऐसा एक लूप बताया, स्लैब लिया, यहाँ पे करंट लूप ऐसे दिए सर्कुलर सर्कुलर फॉर्म में। वो करंट क्या करेगा, तो कि वो करंट भी एक मैग्नेटिक फील्ड देगा, वो करंट एक मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो ये उसका जो पाथ है ना उस पाथ को क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। जो मैंने समझा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखिएगा पता चलेगा। उसके बाद दूसरा ये पॉइंट था कि वो जो था ना उसमें से देखो ये दरवाजे यानी स्लॉट्स बना दिया, बीच बीच में से कट कर दिया। तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे एक मज़ेदार एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि आप एक कंडक्टर ले लो, उसके ऊपर वायर वाइंडिंग कर दो, यहाँ पे एक एसी सोर्स दे दो। अब करंट पास करोगे, करंट क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो जैसे ही आपने एक मेटेलिक डिस्क को उस सिलेंडर के अंदर डाला तो धीरे 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 वो वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, पर उस वजह से ये जो कॉइन ड्यू टू ग्रेविटी जो फटाक से नीचे गिरना चाहिए इतना वो इजीली नीचे गिरता नहीं है, ताकि ड्यू टू एडी करंट्स वो जैसे जैसे नीचे आते हैं ना उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर भी रोक लिया जाता है। वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था ना वो उसको क्या करता है, थोड़ा रोकने का ट्राई करता है। सो दिस होल टॉपिक इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने का, 2 बार लिखने का तो काम आ जाएगा। वैसे एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट ऐसा कोई पूछता नहीं है, सो रिलैक्स्ड। ओके, अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स मतलब वो ऐसी इफेक्ट है जो हमें चाहिए नहीं। अब यहाँ पे उसने अलग अलग पॉइंट्स बताए मिनिमाइजेशन के। तो पहला तो पॉइंट मैंने बता दिया कि आप उसमें बीच में से स्लॉट कर दो। यहाँ पे एक और तरीका बताया है कि मान लो कि पूरा का पूरा स्लैब था, तो ऐसा पूरा थिक स्लैब था, तो यहाँ पे फटाफट ये करंट लूप बने, जितनी जल्दी ये करंट लूप बनेंगे उतने एडी करंट जल्दी मिलेगा, एडी करंट मिलेगा तो उसको वो कट कर देगा। तो उसका आइडिया क्या लिया, तो कि जो यही थिकनेस वाला एक स्लैब चाहिए ना उसकी बजाय एक काम करो, आप ऐसे छोटे 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 ब्लॉक ले लो और उसको इकट्ठा कर दो, ताकि छोटे 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 ब्लॉक होंगे तो उसके करंट लूप भी छोटे छोटे होंगे, करंट लूप छोटे छोटे होंगे तो एडी करंट्स का इफेक्ट कैसा होगा, छोटा छोटा होगा। तो यहाँ पे बताया कि एक पूरा स्लैब लेने की बजाय आप ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक लेकर वही साइज का आप स्लैब है वो बना दो, तो आपका काम आसान हो सकता है। ओके, अगेन आई इंसिस्ट कि इसको पहले पेशेंस के साथ 2 बार लिखिएगा, तब जाकर ये समझ में आ जाएगा, ताकि पूरा का पूरा लर्निंग वाला पोर्शन है, ठीक है, ओके, याद रखने वाला है। वैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स, कितने मार्क में, 2 मार्क में। तो डू यू थिंक सो दिस इज द गुड इनफ लेंथ फॉर द 2 मार्क्स, 1 2 3 4 5। वैसे ये 5 पॉइंट्स बताया है, 2 मार्क के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 4 पॉइंट चाहिए। एक बार जब बोर्ड में पूछा गया था तब वहाँ पे उस टाइम पे मैं भी करेक्शन में था, करेक्शन सेंटर पे, तो वहाँ पे कहा था कि अगर स्टूडेंट इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स एंड स्पीडोमीटर सिर्फ इतना लिखता है, कितना, इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स एंड स्पीडोमीटर, इतना भी लिखता है तो उसको पूरे के पूरे 2 मार्क दो। क्यों, तो कि एक नाम लिखा आधा मार्क, दूसरा नाम लिखा आधा मार्क। अब देखो इंडक्शन फर्नेस में आपने यहाँ पे 3 लाइन है, आपने एक लाइन अच्छी लिखी एक लाइन बुरी लिखी, तो कितना मार्क काटो, आपने नाम तो लिखा ना इंडक्शन फर्नेस, तो वैसे भी उसका आधा मार्क है। अब उसका एक्सप्लेनेशन दो तो आधे का भी आधा, और एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं तो आधे का आधा कट करो, 1/4 कट करो, तो नहीं, यहाँ पे वो जस्टिफाई नहीं हो पाता है। बट हम ना ये वाला ना वो वाला, हम अगेन एक मिडल वे लेते हैं कि आप 4 नाम याद रखो, इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स एंड स्पीडोमीटर। हर एक में एक लाइन ले लो। जैसे कि इंडक्शन फर्नेस, फर्नेस का काम क्या है, तो कि चीज़ों को गर्म करना, फर्नेस मतलब जहाँ पे भट्ठी कहते हैं। ओके, तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता होगा कि करंट होगा, करंट की वजह से एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो करंट देगा, करंट की वजह से हीट देगा, हीट की वजह से वो मेटल को पिघलाएगा, खत्म हो गई बात। देखो लिखा है, इफ अ मेटल स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन द रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड that very large eddy currents are set up, the heat produces sufficient even made the metal. This process is extraction of the some metal from the ores. अब इसमें से क्या याद रहा, तो कि इंडक्शन फर्नेस,
फर्नेस का मतलब भट्ठी, वहाँ पे क्या करना है तो कि किसी को गर्म करना, किसको गर्म करेंगे तो कि एलॉय को गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या कैसे गर्म करेंगे तो कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, एडी करंट स्ट्रॉन्ग होगा, एडी करंट होगा, करंट है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, खत्म हो गई बात। तो चीज़ों को समझकर याद रखा करो तो काम आसान है, वरना तो इतना डिफिकल्ट है। ओके कि अगर आप इसी एक लाइन पकड़ने जाओगे तो हो चुका आपका फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय डैम्पिंग। तो डैम्पिंग को लेकर 1 2 3 4 पॉइंट दिए गए हैं। अब आधे मार्क के लिए कोई 4 पॉइंट थोड़ी ना लिखता है, फिर भी ये पूरा पढ़ने का, उसमें से आपको एक आध लाइन तो मिल ही जाएगा जो आपका काम आसान कर सकता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड द डैम्पिंग मीन्स व्हाट, when current is passed through a galvanometer, its a coil suffers a few oscillations before coming to rest in the final position। मतलब धड़ 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 ऐसे करते 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 वो ऐसे आया था ना। तो यहाँ पे कहा that coil moves in the magnetic field and induced current is set in the coil which opposes some motion। तो गैल्वेनोमीटर में भी ऐसा था कि एक ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते थे, वहाँ पे जो ड्रम था उसके ऊपर वायर वाइंडिंग था, वो भी करंट देता था, वो भी मैग्नेटिक फील्ड देता था, मतलब वो भी दो मैग्नेटिक फील्ड की सिचुएशंस ही बनी। तो वहाँ पे हुआ क्या, द ऑसिलेशंस ऑफ द कॉइल आर डैम्प्ड। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन याद करिए, बाय द टाइम जिसका एम्पलीट्यूड कम होने लगे उसको डैम्पिंग कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। ओके तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मतलब ऐसा कुछ कि अगर कोई मोशन में देता है जहाँ पे ड्यू टू एडी करंट्स उसका मोशन धीरे 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 स्लो डाउन हो जाए, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। खत्म हो गई बात। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स एंड स्पीडोमीटर। Brakes, a strong magnetic field is applied to the rotating drum attached to the wheel. Eddy current set up in the drum exert a torque on the drum so as to stop the train. ओके तो इलेक्ट्रिक ब्रेक कहाँ होती है तो कि ट्रेन में होती है। अब कौन सी ट्रेन में कहाँ पे ऐसे कहाँ होगा, तो उसके लिए ज़्यादा सोचना हो तो गूगल है आपके पास, बाकी आधा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसको कहते हैं मैग्लेव ट्रेन, यानी मैग्नेटिक लेविएटेड ट्रेन, जहाँ पे मैग्नेट्स के साथ उसके जो ट्रैक्स होते हैं वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग होता है, वहाँ पे उसका ब्रेकिंग सिस्टम अलग होता है, तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। सब कुछ समझने के बाद अगर आपने इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में ब्रेक का स्पेलिंग गलत लिखा तो आपका आधा मार्क जाएगा। तो बेटर थिंग इज़ दैट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है यहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग, पर ज़्यादा ज़रूरी है सही स्पेलिंग और सिर्फ इलेक्ट्रिक ब्रेक्स लिखना। दिस इज ए एग्जांपल ऑफ और यूज ऑफ एडी करंट्स। ओके कौन सी ट्रेन में कहाँ पे कैसा ब्रेक लगेगा उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। ओके तो जो मैग्लेव ट्रेन है वहाँ पे एडी करंट्स का यूज़ होता है ताकि वहाँ पे ट्रेन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चलता है। स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर में यहाँ पे जो दिया होगा ना उसको समझने बैठेंगे, जैसे यहाँ पे था ना वो एक ड्रम होता है, ड्रम कौन सा ड्रम, कैसा ड्रम, कहाँ का ड्रम, तो वो डिटेलिंग जो है वो यहाँ पे ना तो मैं करने वाला हूँ, ना तो मैं कर सकता हूँ, ना तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट है, पर बुक में दिया है तो मैंने भी दिया हुआ है। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि एप्लीकेशंस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या हाँ यार क्या लिखना पड़ता है तो कि 4 नाम। ओके तो 4 नाम के 2 मार्क मिल जाएंगे तो क्या आराम से। तो अब उसमें एक में आप वो ड्रम वगैरह वर्ड यूज़ करो या ना करो कोई फ़र्क पड़ता है तो कि नहीं। क्या वो अंडरस्टैंडिंग पे कोई इफेक्ट करता है तो कि मेरे हिसाब से नहीं। तो देखो अ स्पीडोमीटर मैग्नेट रोटेट्स विद द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ओके किसका व्हीकल, कहाँ का व्हीकल, कौन सा व्हील, कहाँ पे होता है मैग्नेट, बताया। द मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड an aluminum drum which is carefully pivoted and held in the position by hair spring। अरे वाह, एक को समझने जाने वाले थे, यहाँ पे दूसरा आया, हेयर स्प्रिंग आया, हेड पाइवोटेड आया, कहीं पे रखा हुआ है, सस्पेंडेड किया हुआ है। As the magnet rotates, eddy currents are set up in the drum which oppose the motion of the magnet। A torque is exerted on the drum in the opposite direction। इसलिए तो कहा कि एक समझने जाओगे तो दूसरा समझना पड़ेगा, दूसरे पे जाओगे तो तीसरा समझना पड़ेगा, और इसलिए मैं कहता हूँ कि समझ में आया तो अच्छा, नहीं आया तो और भी अच्छा। जिस स्टूडेंट्स ने मान लिया कि नहीं यार इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, तो कि क्या आपको ऑटोमेशन यानी ऑटोमोबाइल का कुछ नॉलेज है, किस तरह से ऑटोमोबाइल काम करता है उसका कोई आइडिया है, तो क्यों खाली फुकट में टेंशन लेते हो भाई।
ओके, स्पीडोमीटर पता है तो कि हाँ वो पता है। तो स्पीडोमीटर के अंदर ऐसा कोई अरेंजमेंट होता होगा जहाँ पे व्हील के साथ कोई ड्रम होता होगा, जहाँ पे कोई मैग्नेट्स रखे होंगे, वो मैग्नेट्स रोटेट होते होंगे, और वो रोटेट होने की वजह से वहाँ पे एडी करंट्स मिलता होगा, और वो एडी करंट्स है वो यहाँ पे शायद कोई काम करता होगा। दैट्स इट, इतना एक्सेप्ट करो, बात को आगे बढ़ाओ। एनर्जी मीटर, in energy meter used for measuring electric energy, the eddy currents induced in the aluminum disc are made use of it। तो बस खत्म हो गई बात, इतना याद रखो, आपके लिए ज़्यादा काम का है। तो देखो यहाँ पे इतना करने के बाद, यानी क्वेश्चन नंबर 11 तक किया, तो देखो 9 10 आई थिंक ये क्वेश्चन बड़ा था, तो ये रहा। ठीक है, 9th भी बड़ा है, 10th भी बड़ा है, और 11th भी बड़ा है। तो 9 तक तो हमने किया था, आज 10 11 और 12 तीन क्वेश्चंस किए। ओके, पर वहाँ पे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हमें देना पड़ता था और लिखा भी ज़्यादा है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर डिफ्रेंशिएशन आता है तो आपसे हो जाएगा। तो आप पार्ट 2 है उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन का है, सिंपल सा d5 उसमें से डिफ्रेंशिएशन भी नहीं है, वैल्यू ही दिया है डायरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन में वहाँ पे फाइव दिया है, ईएमएफ फाइंड करना है, यानी डिफ्रेंशिएशन करो। तो फर्स्ट सेकंड 2 क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का सा लॉजिक लगाना है, सो आई इंसिस्ट कि वो आप ट्राई करो। तो आपका जो होमवर्क है उसमें पार्ट 1 है, उसमें से 3 क्वेश्चंस आप करेंगे, 10 11 और 12, और पार्ट 2 है उसमें से 3 क्वेश्चंस करेंगे, 1 2 एंड 3। ओके, तो ये जो है वो आप 1 टाइम लिखेंगे, और ये भी आप 1 टाइम लिखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप 2 बार लिख सकते हो, ताकि लर्न आपको करना है। एक बार लिखने से आप लर्न करो या 2 बार लिखने से लर्न करो, मुझे तो कंसर्न है सिर्फ आप लर्न करो। काफ़ी लोगों को लगता है कि 2 बार लिखना, अरे बाप रे कितना सारा होमवर्क। तो अभी उसमें से बाहर आ जाइए, डोंट डू होमवर्क फॉर मी, डू होमवर्क फॉर योर सेल्फ। ओके, आपको आपके लिए करना है, ना कि मेरे लिए करना है। ठीक है, तो अभी लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं।